हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना एक इंटरेस्टिंग सा अटपटा सा चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मतलब एक ऐसी किताब जिसने अर्थ को बचा लिया। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, फ्री में डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो कम से कम टाइम में फुल्ली डिटेल में हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या होता है, एक हिस्टोरियन होती है, ठीक है, वो सभी को वेलकम करती है। और सभी लोग कहाँ पे होते हैं? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो अपने डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करती है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो काम करती है ना, उसको वो इंट्रोड्यूस करती है कि उसके डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि गुड ओल्ड, मतलब बहुत सारा जो सामान है वो बहुत पुराना है, फार ऑफ 20th सेंचुरी का है, इस तरीके से वो बताती है। और वो एक्सप्लेन करती है अबाउट 20th सेंचुरी। वो सबको 20th सेंचुरी के बारे में बताने लगती है कि कैसे 20th सेंचुरी जो थी उसके अंदर बहुत सारा बुक्स का चलन चला करता, मतलब नई नई बुक्स आने लग गई थी। ठीक है, और इट वाज सो, और वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे 20th सेंचुरी में, जैसे कि जुलूस के ऊपर, आंट ईटर्स के ऊपर, एंट ईटर्स के ऊपर। एंड बुक्स जो थी वो कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करती थी, जैसे कि व्हेन, कब, कहाँ और कैसे, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो बुक्स जो है सॉल्व करा करती। ठीक है, सो दे डिस्क्राइब्ड अबाउट वेरियस अदर टॉपिक्स। वो बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब भी करती थी। लेकिन अनबिलीवेबल एक ऐसी चीज़ थी जो कि विश्वास करने लायक है नहीं। और एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि एक ऐसी बुक है जिसने हमारी अर्थ को बचा लिया था। किससे बचा लिया था? मार्स के ऊपर जो रहने वाली प्राणी है उसके उससे, उनके अटैक से हमारी अर्थ को बचा लिया था। वो भी किसने? एक किताब ने। ठीक है, द बुक दैट डिड वॉज, और वो एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, वो बस एक राइम बुक थी, एक कविता वाली बुक थी जिसका नाम था मदर गूज। तो ये वन वर्ड में आ सकता है कि बुक का नाम क्या था जिसने हमारी अर्थ को बचाया था। तो आपको लिखना है मदर गूज, और ये एक राइम बुक थी। ठीक है, जो हिस्टोरियन है, जो यानी कि वो लेडी थी हिस्टोरियन, वो बताती है कि ये जो अटैक है वो प्लान किया गया था 2040 में। ओके, 2040 में ये अटैक प्लान किया गया था। और अभी प्रेजेंट में जब लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, क्योंकि उस बुक्स में तो सिर्फ राइम्स थी। अगर ऐसी सच में कोई बुक होती तो उस बुक में तो रॉकेट्स वगैरह होते, मिसाइल्स वगैरह होती, पर वो तो एक सिंपल राइम की बुक थी। तो अपने बच्चों को यही बताते हैं फिलहाल में पेरेंट्स कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये सच है, हिस्टोरियन अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो प्रोजेक्टर को टर्न ऑन करती है और वो मेंशन करती है हिस्टोरिस्कोप से, और ऑडियंस को वो अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप उस दिन को खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, जो मैं आपको कह रही हूँ आप उसके ऊपर बिलीव कर लोगे। इस तरीके से अभी ये म्यूजियम के अंदर ही हो रहा है सब। ठीक है, तो स्पॉटलाइट जो होती है, वो स्पॉटलाइट, वो याद है वो ड्रामा वाला स्टेज पे जो ड्रामास वगैरह होते हैं, कर्टेन्स खुलते हैं रेड कलर का, स्पॉटलाइट कैरेक्टर्स के ऊपर पड़ती है, तो वही सब चीज़ चल रही थी म्यूजियम में। तो स्पॉटलाइट जो है वो मूव करती है थिंक टैंक की तरफ। थिंक टैंक एक एलियन है जो कि मार्स के ऊपर रहता है, और वो एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, हु इज सीटेड ऑन द बॉक्स, और उसके आर्म्स ऐसे फोल्ड है। ठीक है, और वो थिंक हिस्टोरियन जो है क्रिएचर को डिस्क्राइब कर रही होती है कि उसका जो सर है ना वो एक अंडे जैसा है, बड़ा सा है, और उसने कपड़े पहने हुए हैं जिसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। ठीक है, और सर्कल्स बने हुए हैं। और देर इज अ वुडन फ्रेम बिहाइंड हिज हेड, उसके हेड के पीछे एक वुडन फ्रेम भी लगा हुआ है जो कि मार्स के स्पेस कंट्रोल को रीड कर लेता है। और उसने अपना नाम माइटी थिंक टैंक रखा हुआ है, और वो कमांडर इन चीफ है इन पोजीशन या फिर डेजिग्नेशन। इतनी बात समझ में आई? तो थिंक टैंक बिल्कुल ऐसा मोटा सा गोल अंडे शरीर वाला, कपड़े स्टार्स और सर्कल्स वाले पहनता है। उसके हेड के पीछे एक वुडन फ्रेम है जो कि मार्स के कंट्रोल, स्पेस कंट्रोल को पढ़ लेता है। और उसने अपना नाम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रखा हुआ है, और वो कमांडर इन चीफ है। ठीक है, ओके, सो नाउ द कन्वर्सेशन बिगिन। अब कन्वर्सेशन चालू हो जाती है। एक एग
शेप्ड हेड क्रिएचर के बारे में, जिसको आप थिंक टैंक के नाम से जानते हो। और वो किससे बातचीत कर रहा होता है? अपने असिस्टेंट से, जिसका नाम होता है नूडल। नूडल एंटर करता है और मतलब नूडल जो है थिंक टैंक के पास जब आ जाता है तो वो एंटर करता है और अपना सर ऐसे झुका लेता है थिंक टैंक को रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना? और नूडल थिंक टैंक को कैसे बोलते हैं? द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द स्पेस। थिंक टैंक इस पॉइंट से अनॉयड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तुम मेरे को ढंग से बोलो, इस तरीके से, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो फिर नूडल जो है अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता है और वो सॉरी बोलता है, ठीक है? कि मैंने जो बोला, तो उसके लिए फिर वो कहता है नॉट ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, कि सिर्फ आप मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर नहीं हो होल यूनिवर्स में, बट साथ के साथ प्लैनेट मार्स के मास्टर भी हो, जिसके खुद के 2 मून्स है। मतलब नूडल और बढ़ा चढ़ा के थिंक टैंक को ग्रीट करता है एक तरीके से, ठीक है? थिंक टैंक ने इस स्टेटमेंट को या फिर इस ग्रीटिंग को अप्रूव किया कि हाँ, ये ठीक है, और उसको ऑर्डर दिया नूडल को कि तुम कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करो। किसके बीच में? हमारे प्लैनेट के बीच में और एक फनी प्लैनेट के बीच में, ठीक है? अब यहाँ पर ताकि अगर हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगी तो हम हमारा जो लिबरल शिप है, हमारा जो स्पेस शिप है, हम उस फनी प्लैनेट पे लैंड करेंगे और उस पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो नूडल जो है उस फनी प्लैनेट का नाम बताता है कि वो फनी प्लैनेट कौन-सा है? अर्थ है ना? थिंक टैंक रिप्लाई करता है कि दैट इट इज़ अ लेस इम्पोर्टेंट प्लेस। वैसे तो ये अर्थ बहुत लेस इम्पोर्टेंट प्लेस है, बट फिर भी ठीक है, मैं मिरर से पूछ लेता हूँ, अगर ये प्लैनेट के ऊपर हमें वार करना है, फिर स्पेसशिप लैंड करना सही रहेगा या नहीं, ठीक है? तो मिरर भी एक अभी आए एलियन है। तो नूडल जो है वो थिंक टैंक की ये जो कमांड है वो फुलफिल करता है और मिरर को लेके आता है थिंक टैंक के पास। अब थिंक टैंक ने मिरर से पूछा, थिंक टैंक मिरर से पूछता है कि चलो बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक और कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्रिएचर है? तो मिरर वो रिप्लाई करता है कि आप ही हो वो इंसान जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और जो सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक है, ठीक है? एज़ मिरर टूक सम टाइम टू आंसर, क्योंकि मिरर को बहुत थोड़ा-सा टाइम लग रहा था इस चीज़ का आंसर देने में, तो थिंक टैंक ने उसको थोड़ा मारा और उसको ऑर्डर किया मिरर को कि तुम जल्दी बोलना आगे से, ठीक है? तो अपनी मतलब तारीफ़ें सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहता है। ही देन लुक्स इनटू इट, वो अपने आप को मिरर के अंदर देखता है और ये कहता है कि मार्शियंस वैसे तो बहुत हैंडसम है, इंसानों की तरह वो बदसूरत नहीं दिखते, जिनके छोटे-छोटे सर हैं, मतलब इंसानों के छोटे सर हैं, ठीक है? फिर वो नूडल को थिंक टैंक जो नूडल को फिर से डायरेक्ट करता है कि वो जो है अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करे और मेरे जैसे जैसे थिंक टैंक का बड़ा सा सर है वैसे ही नूडल का भी बड़ा सर हो, इसलिए वो एक्सरसाइज करे, ठीक है? तो नूडल जो है वो कहते हैं कि जी बॉस, मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे तरीके से। आफ्टर दैट उसके बाद थिंक टैंक उसको ऑर्डर करता है कि चलो कांटेक्ट बनाओ, मतलब कि कांटेक्ट करो फनी प्लैनेट यानी कि अर्थ और हमारे बीच में, है ना? और उसके बाद हम एक अटैक को प्लान करेंगे लंच से पहले। तो नूडल जो है ओबे करता है इस कमांड को और उसके बाद वो है स्विच बोर्ड होता है एक स्विच का, जैसे हमारे घर में वो खटके वगैरह नहीं होते, उसका लीवर खींच देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक जो बज़ है वो बजता है और बीप, बीप, बीप ऐसी आवाज़ें उस बज़ के अंदर से आने लग जाती हैं, ठीक है? अब जो है सीन 2 स्टार्ट होता है, ओके? सीन 2 में क्या होता है, जो प्लेस दिखाई जाती है वो होती है मार्स का कंट्रोल रूम और सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है? ये 2 प्लेस दिखती हैं, एक मार्स का कंट्रोल रूम और एक सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी सीन 2 में, ओके? सो व्हेन द कर्टेन इज रेज़्ड, जैसे ही पर्दा ऊपर उठाया गया इस पूरे ड्रामे में, कुछ न्यू कैरेक्टर्स हमें इस स्टोरी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैप्टन ओमेगा, जो कि ओपन कर रहा है और क्लोज कर रहा है लाइब्रेरी के बहुत सारे ड्रॉर्स को और वो देख रहा है कि हर ड्रॉर में किताबें ही किताबें हैं, है ना? तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इन ड्रॉर्स में क्या क्या चीज़ रखी हुई है, उसे समझ नहीं आता है किताबें होती हैं। और एक अगला क्रिएचर होता है लेफ्टिनेंट लोटा, जो कि डिप्यूटी ऑफिसर होता है, वो लेफ्ट साइड में बिजी है उस लाइब्रेरी के, वो देख रहा है कि कितनी बुक्स रखी हुई हैं हर एक बुक शेल्फ में, इस तरीके से। और एक होता है सर्जेंट ओप, ओप जो है वो राइट साइड में होता है, वो भी बुक्स को ओपन क्लोज कर रहा है, शफल कर रहा है। तो नूडल जो है खुद को एडजस्ट करता है
और उस लाइब्रेरी को, सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी को ध्यान से देख रहा होता है कि ये चीज़ है क्या? ये कैसा कमरा है? तो थिंक टैंक अपने बड़े-बड़े गॉगल्स लगा लेता है, चश्मे लगा लेता है और सारी जगह देखने लग जाता है कि ये जगह है क्या? मतलब ये सारे डिवाइसेज़ क्या हैं? इस तरीके से। ही सेज़ दैट इट अपीयर्स एज़ इफ द क्रू हैज़ एंटर्ड इंटो द अर्थ। उसे ऐसा लगता है कि शायद हमारे एलियंस अर्थ के अंदर एंटर कर गए हैं और उसे हैप्पी फील होता है थिंक टैंक को कि सारे के सारे एलियन अर्थ में एंटर कर गए हैं और अब हमें जो इंसान है उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। और थिंक टैंक अपने इन तीनों लोगों के साथ यानी कि सर्जेंट ओप के साथ और कैप्टन ओमेगा के साथ और लेफ्टिनेंट लोटा के साथ कॉन्टैक्ट करता है, वॉइस कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब क्या होता है, जो नूडल होता है ना, वो एस्टैब्लिश करता है कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है अपने क्रू मेंबर्स के साथ। वो इंक्वायर करता है कि जो ओमेगा है ना, वो अपनी लैंडिंग लोकेशन पे लैंड किया है या नहीं। सो कैप्टन ओमेगा जो है ना, वो सारे आंसर करता है, जो भी उससे पूछे गए हैं। तो वो आंसर करता है कि सारे के सारे लैंड हो गए हैं, अर्थ पे सेफली पहुँच गए हैं। लेकिन वो अपनी लोकेशन के बारे में श्योर नहीं है कि वो किस स्क्वायर डब्बे जैसी प्लेस पर आ गए हैं। सो लेफ्टिनेंट लोटा कहता है कि वो इस प्लेस को गेस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर 2000 के आसपास अलग-अलग अजीब-अजीब से आइटम्स हैं। वैसे तो वो बुक्स थी और वो उस कमरे में प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? सोप्स कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या प्रेज़ेंट है, कैसे आइटम है ना? वैसे तो वो 7 गैलेक्सीज़ सोलर सिस्टम में रहते हैं, पर मुझे इन आइटम्स का नहीं पता कि इस कमरे में कैसी आइटम्स हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये किताबें हो सकती हैं, तो क्या करता है, एक बुक को खोलता है और अपने सर पे रख लेता है। कौन? ओप, ठीक है? सर पे रख लेता है और यूँ लगता है कि हो सकता है कि ये स्यूइंग आइटम हो इस तरीके से। फाइनली ओमेगा जो है वो अपना हेड बो करता है इस तरीके से और सजेस्ट करता है थिंक टैंक शायद हमारी मदद करेंगे इस प्लेस को पहचानने में और इन आइटम्स को पहचानने में, है ना? तो थिंक टैंक कहता है अरे ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए इन सबको जानना। तो वो ओमेगा को कहता है कि तुम ऐसा करो, इन आइटम्स को अपने हाथ में पकड़ो और तब मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ठीक है? ओमेगा अपने हाथ में वो बुक लेता है और बाकी सारे तो ही देन टेल्स देम दैट एज़ द अर्थलिंग आर ऑलवेज़ बिज़ी ईटिंग। तो थिंक टैंक उस बुक को देख के कहता है कि वैसे तो जो अर्थलिंग्स हैं, जो ह्यूमन्स हैं, जो अर्थ पे रहते हैं, वो हमेशा खाने में बिज़ी रहते हैं। तो शायद हो सकता है कि तुम किसी रिफ्रेशमेंट एरिया या फिर कैंटीन-वैंटीन में लैंड कर गए होगे और ये जो तुम्हारे हाथ में है ना, ये सैंडविच होगा पक्का से पक्का, जो कि ह्यूमन्स खाते हैं, ठीक है? तो ऑल 3 सरप्राइज़िंगली लुक एट द बुक। सारे के सारे जितने भी तीनों मेंबर्स थे वो उस बुक की तरफ सरप्राइज़िंगली देखने लग जाते हैं और मुर-मुर करने लग जाते हैं, सैंडविच, सैंडविच क्या होता है? तो थिंक टैंक डिस्क्राइब करता है कि सैंडविच जो है ना ऐसा ही दिखता है इस बुक की तरह, है ना? ही सेज़ दैट देयर आर 2 वो कहता है कि 2 स्लाइसेस होती हैं ब्रेड के बीच और ब्रेड की और इसके बीच में कुछ फिलिंग्स होती हैं। सो ओमेगा कन्फर्म करता है येस ही इज़ करेक्ट, है ना? तो ओमेगा कहता है कि थिंक टैंक जो है वो सही कह रहे हैं। तो थिंक टैंक ऑर्डर करता है कि चलो ये सैंडविच खाओ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये सैंडविच है। तो ओमेगा जो है वो उसको गटकने लग जाती है बट वो श्योर नहीं थी कि उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो थिंक टैंक को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो क्वेश्चन करती है कि क्या तुम वो क्वेश्चन करते हैं, "एई तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं जो तुम खा नहीं रही इस चीज़ को?" तो ऐसे। तो ओमेगा ट्राई करती है कि ये लेफ्टिनेंट लोटा को दे देती हूँ क्योंकि उसने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह नहीं किया हुआ है, ठीक है? लोटा ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, तो खाने की चीज़ उसको दे देती हूँ। लोटा जो है वो थोड़ा हेज़िटेंट फ़ील हो रहा था उसको, थोड़ा अजीब-अजीब फ़ील हो रहा था उसको खाने के लिए। सो सेड दैट शी कांट ईट एनीथिंग अनलेस हर सर्वेंट ईट्स। तो वो कहती है लोटा खुद को बचाने के लिए कि वो कुछ नहीं खा सकती जब तक सर्वेंट नहीं खा लेती, ठीक है? तो सर्वेंट होप कहती है कि सेकंड वो ना वो चीज़ खाना नहीं चाहती क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसको ऑर्डर दिए हैं तो वो मना नहीं कर सकती। तो जब वो खा रही थी, तो दूसरे जो 2 एलियन थे वो उसकी तरफ देख रहे थे और वो साँस भी नहीं ले पा रही थी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो वो खा रही थी, उससे खाया ही नहीं जा रहा था। तो ओप जो है वो बहुत फ़नी-फ़नी फ़ेसेस बना रही थी, उसको च्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो गटका भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत हार्ड था, लेकिन फिर भी वो फाइनली उस किताब को गटक गई सैंडविच समझ के। तो थिंक टैंक ट्राई करने लग गया कि मतलब जानने की कोशिश करने लग गए कि ये सैंडविच टेस्टी भी है या नहीं है। तो ओप को रियलाइज़ किया कि ये टेस्टलेस है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्स की धूल है।
तो मीनवाइल नूडल ट्राई करते हैं इंटरवीन करने के लिए और कोशिश करते हैं एक अपनी बात कहने के लिए। वो कहते हैं नूडल कि उन्हें एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस सैंडविच के रिगार्डिंग, ठीक है। थिंक टैंक कंसिडर इट टू बी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। थिंक टैंक को लगता है ये तो यूं ही बकवास करता रहेगा, तो फिर भी बोलता है कि चल ठीक है, तू बता नूडल क्या लगता है तुझे इस चीज के बारे में, ये बुक्स क्या है मतलब। तो कहता है कि ये कोई खाने-वाने की चीज़ नहीं है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके थ्रू अर्थलिंग्स जो है आपस में बात करते हैं। सो थिंक टैंक अपनी इस मिस्टेक को कवर करने के लिए कहता है, ये तो मुझे पहले ही पता था, ये कम्युनिकेशन सैंडविच है ना? तो वो ऑर्डर करते हैं सबको कि तुम इन डिवाइसेज़ को कान के लगाओ और सुनने की कोशिश करो कि क्या तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है? कुछ इस टाइप से। सो इसलिए अब सारे के सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उनके मास्टर ने अब उन्हें सुनने का ऑर्डर दिया हुआ है। सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कम्युनिकेशन सैंडविच है, कुछ इस तरीके से। तो तीनों के तीनों फ़ॉलो करते हैं उस कमांड को और अपने कान के पास लेके आते हैं कि कुछ आवाज़ आ रही है, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तो जैसे ही थिंक टैंक पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना? तो सब कहते हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं सुन रहा। ओमेगा को लगता है कि ये सही फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी पे हमें कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है ना? लोटा नहीं, सॉरी आयोटा। आयोटा जो है वो ओपिनियन बना लेते हैं कि अर्थलिंग्स जो हैं उनके पास एक बेटर हियरिंग कैपेसिटी है मार्शियंस से। मार्शियंस को सुनाई नहीं दे रहा जबकि अर्थलिंग्स को सुनाई दे रहा है। इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसलिए हम सुन नहीं पा रहे इन कम्युनिकेशन सैंडविचेस से। ओके? अब ओब जो है कहता है कि वो कोई साउंड नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर नूडल जो है वो थिंक टैंक से परमिशन लेता है कि शायद एक और इन्फॉर्मेशन आई है, क्या मैं वो बता सकता हूँ? तो थिंक टैंक नूडल को कमांड करते हैं कि हाँ, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, है ना? तो नूडल कहता है कि शायद ये डिवाइसेज़ कोई साउंड नहीं करते, तो थिंक टैंक जो है वो ये सुनने के बाद ओमेगा को कहता है कि ये सिर्फ़ आई कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब ये कम्युनिकेट तो करते हैं लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है। तो वो ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू ओपन द बिगेस्ट डिवाइस। वो कहते हैं थिंक टैंक सभी को, सभी एलियंस को जो कि अर्थ पे प्रेज़ेंट थे, कि तुम ना इस डिवाइस को ओपन करो और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मतलब इस सैंडविच के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो तुम पढ़ो, ठीक है? तो ओमेगा जो है एक बड़ी-सी बुक पिकअप करता है जिसका टाइटल था मदर गूस, और वो उसको रीड करने लग जाते हैं और दोनों जो दूसरे एलियन थे वो उसको जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? सो ओमेगा जो है रिपोर्ट करता है कुछ पिक्चर्स लिविंग क्रिएचर्स की अर्थ के, ठीक है? मतलब उस पिक्चर बुक में तो मदर गूज़ में तो बहुत सारी पिक्चर्स थी जैसे कि अर्थ पे होते हैं क्रिएचर्स वैसे। ही सेज दैट कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। थिंक टैंक रिप्लाई करता है कि यही चीज़ तो हमें इस डिवाइस में से इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ तो हमें खोजनी है। वो कहते हैं थिंक टैंक कि इस कोड को डिस्क्राइब करो कि क्या लिखा क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ लाइन्स हैं, डॉट्स हैं, कर्ल्स हैं और लूप्स हैं, इस तरीके से। तो थिंक टैंक को लगता है कि अर्थलिंग जो है वो इतने पुराने नहीं हैं, जितना मुझे पता है। वो कहते हैं कि चलो इस कोड को ब्रेक करने की कोशिश करो। तो नूडल उन्हें सजेस्ट करता है कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट के ने कुछ विटामिन्स दिए हैं इंटेलिजेंस के, तो हम वो कैप्सूल्स इनको खिला देते हैं। वो विटामिन्स इंटेलिजेंस के इन लोगों को खिला देते हैं और खिलाने के बाद फिर क्या होगा, इन लोगों को वो कोड डिकोड करने में ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? तो थिंक टैंक जो है इस सजेशन को अपना खुद का आइडिया मान लेते हैं और क्रू को सजेस्ट करते हैं कि तुम वो सारे विटामिन खा लो और सब के सब एक ही टाइम पे गटकना उसको। तो इस टाइम पे देयर आईज़ वाइडर एंड देयर हे तो जैसे ही वो विटामिन वो खा लेते हैं ना, तो उनकी आईज़ बड़ी हो जाती है और उनका हेड जो है वो शेक करने लग जाता है, ठीक है? तो थिंक टैंक जो है कमांड करते हैं अपनी टीम को कि जो लिखा हुआ है उस चीज़ को तुम डिकोड करो, ठीक है? तो सब के सब रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं। थिंक टैंक बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी हो जाती है और वो कहते हैं कि बताओ ना क्या लिखा है इस चीज़ में? तो वो रिसाइट करते हैं पोएम को और वो एक वुमन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जो कि शेल्स को ग्रो करती हैं, सिल्वर बेल को और प्रिटी मेड्स को अपने गार्डन में। वैसे कोई जो काम वाली आंटी होती हैं या कोई सिल्वर बेल्स होती है, कोई शेल्स होते हैं, वो अपने गार्डन में कैसे उगा सकते हैं? गार्डन में तो सिर्फ़ फूल पत्ती पेड़ और फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। तो इस बात पे सब हँसने लग जाते हैं कि मेड यानी कि काम वाली आंटी
गार्डन में कैसे उग सकती हैं, है ना? यहाँ पर लेकिन थिंक टैंक जो है वो टेंस्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम तो हँसे जा रहे हो, तुम्हें तो किसी बात का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भूलो मत, ये एक बहुत सीरियस डिस्कवरी है। ऐसी डिस्कवरी जो कि ह्यूमन्स के पास है कि वो एग्रीकल्चर को माइनिंग के साथ जोड़ रहे हैं और ये ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम इन सब मेटल्स को गार्डन में उगाएँ, जैसे सिल्वर बेल का मेटल है, उसको हम गार्डन में उगा सकते हैं, लेकिन ऐसी कैपेसिटी सिर्फ़ या फिर ऐसी इन्वेंशन सिर्फ़ ह्यूमन्स के पास आई है जो कि इम्पॉसिबल है ना? सो वरी करता है कि ह्यूमन्स के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना? तो इस तरीके से नूडल रिप्लाई करती है अपनी इन्वेजन टीम को, मतलब जो टीम अटैक करने गई थी कि तुम नीचे जाओ और अर्थ के ऊपर अटैक करो। तो थिंक टैंक उनको रोक देता है और टेल्स हिम टू टेल द इन्वेजन टीम, और वो कहता है कि अभी तुम अटैक करने के लिए मत भेजो टीम को, अभी उनसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कि उन्होंने और क्या-क्या पढ़ा जो उन्हें अर्थ से मिला है। तो वो कहते हैं, आयोटा से पूछते हैं कि तुम और ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ठीक है? तो आयोटा एक बुक में से पोएम रीड करता है और उसमें लिखा होता है कि काऊ जो है जंप करती है मून के ऊपर और डॉग जो है इस एक्ट को देखकर हँसने लग जाता है। तो यहाँ पर यही नहीं, वो सिर्फ़ ये भी बताता है कि स्पून जो है एक डिश के साथ भागने लग जाती है। तो ये सब सुन के सब हँसने लग जाते हैं। थिंक टैंक उनको डाँट देता है कि तुम क्यों हँस रहे हो? तुम इसको एक सीरियस इश्यू क्यों नहीं लेते, है ना? क्योंकि उनके द्वारा ह्यूमन्स ने एक ऐसी उनके दिमाग में ये चलता है कि ह्यूमन्स ने ये सारी इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, अपनी सिविलाइज़ेशन को वो उठा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये एक डेंजरस पॉइंट है कि अब वो सोच रहे हैं कि काऊ को मून पे कैसे जंप कराया जाए। यानी कि अर्थलिंग्स जो हैं, वो दूसरे प्लैनेट की तरफ अटैक करने की सोच रहे हैं बहुत सारे काऊ की हेल्प से, है ना? इसकी वजह से थिंक टैंक बहुत डर जाता है। वो नूडल को रिमाइंड करवाता है कि हमें अर्थ के ऊपर ना इन्वेड नहीं करना चाहिए, हमला नहीं करना चाहिए। सो ही आस्क्ड हिज़ क्रू, तो वो अपनी क्रू को दोबारा बोलता है कि और पढ़ो। तो नाउ ओप जो है अगली पोएम पढ़ता है जो कि है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, है ना? तो वो डिस्क्राइब करता है एक ग्रेट फॉल, मतलब जैसे कोई इंसान धड़ाम से नहीं गिर जाता, वैसे ही हम्प्टी डम्प्टी भी धड़ाम से गिर जाते हैं। तो रीडर्स बहुत शॉक हो जाते हैं हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर को देख के। याद है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में थिंक टैंक की पिक्चर बताई थी कि अंडाकार उसका सर है, अलग से कपड़े पहनते हैं स्टार्स और सर्कल वाले, और ऐसे-ऐसे उसकी बॉडी बनी हुई है ना? तो थिंक टैंक जो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है सब उसको देख के शॉक हो जाते हैं और वो अपने मुँह से एक भी वर्ड नहीं निकाल पाते। थिंक टैंक उनसे पूछते हैं कि तुम सारे चुप क्यों हो? बताओ तो। तो बुक जो है थिंक टैंक को दिखा देते हैं हम्प्टी डम्प्टी की इमेज और वो बिल्कुल थिंक टैंक जैसा ही लगता है। थिंक टैंक बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगता है ये तो मैं ही हूँ, है ना? और वो डर से बहुत चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि शायद अर्थलिंग्स मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं और मुझसे मार्स को वो छीन लेंगे, और हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो ये लाइन भी वो पढ़ लेता है और उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अर्थ वाले जो हैं आते ही होंगे और मुझसे मेरा राज्य छीन लेंगे और मुझे डिफीट कर देंगे, है ना? नूडल को ऑर्डर करते हैं कि फटाफट अपना स्पेस क्राफ्ट मंगा लो और हमें जो है अल्फा सेंचुरी जाना चाहिए जो कि सोलर सिस्टम में एक स्टार है, ठीक है? वो कहता है कि अपने क्रू को फटाफट से कहो कि अर्थ को लीव करे, कोई भी बिना कोई सुराग छोड़े, ठीक है? ह्यूमन्स को हमारे इस टूर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और जहाँ से जो भी बुक उठाई थी, कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया था, वो वहीं पर होना चाहिए और इसके बाद कर्टेन्स जो हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है? अब स्पॉटलाइट जो है दोबारा से हिस्टोरियन के ऊपर फ़ोकस करने लग जाती है, वो स्माइल करने लग जाती है मेरी तरह और वो क्या करती है कि सबको बताती है कि ये एक नर्सरी की राइमिंग बुक थी और वो कहती है कि देखो इस नर्सरी की राइमिंग बुक ने कैसे हमारी अर्थ को मार्स इन्वेजन से, मार्स के मतलब अटैक से बचा लिया और वो अपने ऑडियंस को ये बताती है कि अब दैट नाउ वी आर इन 25th सेंचुरी, अब हम 25th सेंचुरी में हमारे मार्स के साथ बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। मार्स में अब इंटेलिजेंट लीडर आ गया है जिसका नाम है नूडल, ठीक है? अब ह्यूमन बीइंग्स हैव टॉट देम हाउ टू रीड और ह्यूमन बीइंग्स ने उनको सिखा दिया है मार्स वाले लोगों को कि कैसे रीड करना है, सैंडविच और बुक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनाई है, कैपिटल सिटी जिसका नाम है मार्सोपोलिस, मतलब अब ह्यूमंस जो है मार्स पे पहुँच गए हैं इस तरीके से। बट स्टिल देयर इज़ वन बुक व्हिच दे डोंट प्रेफर मच एंड गेस व्हिच बुक इज़ दैट?
लेकिन अभी भी मार्स पे एक ऐसी बुक है जिसको सब लोग इतना प्रेफर नहीं करते, और वो कौन-सी बुक है? ऑफ कोर्स मदर गूस, ठीक है? तो इस तरीके से कर्टेन जो है फॉल हो जाते हैं एंड हमारी स्टोरी भी खत्म हो जाती है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।